डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 12th क्लास का बायोलॉजी। उसमें एक रिप्रोडक्शन यूनिट है जिसमें चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके ऊपर पूरा का पूरा बात करेंगे। तो आप रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ोगे ना तो तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला आपने पढ़ा होगा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसको एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, और दूसरा था आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और तीसरा जो ये चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखने में ये चैप्टर काफी छोटा है, लेकिन नीट एग्जाम के पैटर्न को देखो तो यहाँ से अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आप बड़े आसानी से कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन भी रह जाता है कि सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो छोटा चैप्टर है लेकिन समझ में नहीं आता। अगर आपको भी डाउट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड तो आपका एक एक डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है चैप्टर का नाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे कहेंगे? तो अगर हमसे और आपसे पूछा जाए तो एक लाइन में इस टर्म को देख के क्या समझ में आता है कि जो रिप्रोडक्शन वाला जितना भी हुआ ऑर्गन है वो क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। लेकिन WHO कुछ और कहता है, तो इसका परिभाषा जो हम लोग किससे रिलेट करेंगे, WHO से। WHO कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि मान लो कि कोई पर्सन है, मान लो यहाँ पे मैं रफ डायग्राम थोड़ा सा बना रहा हूँ, ये पर्सन है, अगर ये रिप्रोडक्टिवली क्या है, अगर ये फिट है तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे। अगर इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम मानते हैं कि ऑप्टिमम लेवल पे है, स्टैंडर्ड लेवल पे, तो इसको कैसे परिभाषित करते हैं। तो WHO कहता है कि इसको क्या होना होगा, फिजिकली भी फिट होना होगा। क्या होना पड़ेगा, फिजिकली। तो इसको फिजिकल, इसका स्टेटस जो है सही होना चाहिए। इमोशनल भी इसका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, इमोशनल सही होना चाहिए। तीसरा था इसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, है ना, बिहेवियर जो है ये भी होना चाहिए अच्छा। और चौथा है कि इसका सोशल, सामाजिक कनेक्ट भी होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसका क्या है, फिट है। तो इसका टोटल वेलबींग, टोटल वेलबींग बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट, इन ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे लिख दिया। तो ये परिभाषा याद रखिएगा, कभी कभी होगा कि डेफिनेशन से ही आपको पूछ लिया जाएगा। तो ये आपका क्या है, किसका परिभाषा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखेंगे यहाँ पे जो है, जब आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक टर्म आता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो जाहिर सी बात है अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा रहेगा तो क्या होगा, मोर्टेलिटी रेट कम होगा, है ना, यानी कि डेथ रेट कम होगा और पॉपुलेशन जो है बढ़ता जाएगा। तो एक क्विक डेटा को एनालाइज करते हैं, एनसीईआरटी का ही डेटा है कि वर्ल्ड में कैसे कैसे पॉपुलेशन बढ़ा। तो यहाँ देखिए 1900 ईस्वी में, अगर 1900 में बात करें तो पॉपुलेशन जो था वर्ल्ड का केवल और केवल कितना था, 2 बिलियन था। और उसके बाद जैसे ही देखेंगे कि 2000 में जो था ये बढ़ के हो गया 6 बिलियन, एकदम रॉकेट की तरह बढ़ा, 2 बिलियन से 6 बिलियन पे आ गया। 1 बिलियन बराबर कितना होता है, आपको जानकारी के लिए बता दो, 100 करोड़ होता है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। और जो 2011 था उसमें ये हो गया 7.2 बिलियन, यानी कि 720 करोड़ जो है इसकी आबादी होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया का डेटा देखें तो इंडिया का डेटा भी बहुत ज़्यादा है ना, रैपिड बढ़ा है। तो देखिए ये भी क्या था, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस जो एनसीईआरटी लिखता है वो था 350 मिलियन, यानी कि 35 करोड़। कितना था, 35 करोड़। जिनको मिलियन बिलियन में कंफ्यूजन होता है ना उसको देख लीजिए यहाँ से 35 करोड़। उसके बाद देखेंगे ये जो था आपका 2000 में, ये भी हमारा हो गया कितना, 1 बिलियन। और 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट था उसमें देखा गया कि इसमें 1.2 बिलियन, यानी कि 120 करोड़। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 120 करोड़। तो ये था आपका क्या, 120 करोड़, इतना हो गया। अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ते गया जिसके कारण क्या होगा, तो फूड, शेल्टर, ये सब देखेंगे, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, ये क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप क्या है, पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोड कर रहा है। तो इसी पॉपुलेशन को एक्सप्लोड कर रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्सेप्ट आया, कौन सा, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। अब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल कैसे करेंगे, तो एक टर्म आया जिसको कहा हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्शन। तो यहाँ जन्म हुआ क्या, कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन। अब स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है कि सर कॉन्ट्रासेप्शन किसको कहेंगे और कॉन्ट्रासेप्टिव किसको कहेंगे। दूसरा टर्म कौन सा था, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो दूसरा टर्म था क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो कॉन्ट्रासेप्शन को पहले समझ लीजिए, द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो प्रक्रिया, जो एक्टिविटी होती है उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन एक लाइन में क्या लिखेंगे, द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। बस इतना ही याद रखिए, प्रेगनेंसी। आपको हिंदी में बता दूं तो एक लाइन में समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं गर्भ निरोध। क्या बोलते हैं, गर्भ निरोध। यानी
एक्ट ऑफ क्या है, प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हो जाएगा, जो एजेंट्स, जो डिवाइस, जो मेडिसिन, जो टैबलेट, जो इंजेक्शन, जो आप देखोगे किसी प्रकार का एजेंट यूज कर रहे हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अगर हिंदी में देखो तो ये क्या है, गर्भ निरोधक, तो गर्भ निरोधक, इसको याद रखेंगे। तो ये क्या है, ये एजेंट्स हो गए, कॉन्ट्रासेप्शन के एजेंट हो गए, इसको क्या कह देंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आई होप कि ये दोनों टर्म्स जो है आपको क्लियर हो गया। अगर हो गया तो आपके लिए रास्ता जो है पूरा का पूरा आसान हो गया। तो चलिए अब देखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः जो है 6 प्रकार के आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को एनसीईआरटी एक्सप्लेन करता है और यहीं से क्वेश्चन बना देता है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे ना, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन आता है, इवन मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं, तो आपको जो है ज्यादा चांसेस है कि इसी जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से पूछा जाएगा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय है, तो उसमें 6 जो देखोगे प्रमुख उपाय है जिसको डिस्कस करना है। तो पहला स्टार्ट है, देखो पहले नंबर पे, इस चार्ट को मैं पहले से बना रखा हूं ताकि आपका टाइम भी सेव हो। एक देखिए सबसे पहले नेचुरल और ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल क्या है, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। अब नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड पहले नंबर पे है। तो नेचुरल का मतलब क्या होता है, परंपरागत, प्राकृतिक रूप से। तो पुराने ज़माने में लोग जब इतना डेवलप नहीं था मेडिसिन और डिवाइसेज, तो वो लोग कैसे करते थे, तो उसी को कहते हैं, वो आज तक कायम है। उसको स्टडी कर लोगे ना, आज तक कायम है। उसको आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसको आप जो है यूज़ कर सकते हो। तो पहले लिस्ट देख लेते हैं। तो एक नंबर पे आएगा नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। दूसरे नंबर पे है बैरियर्स मेथड। बैरियर्स मतलब क्या होता है, रोकने वाला मेथड। कैसे रोक सकते, किसको रोकना है, आप देखो क्यों होगा प्रेगनेंसी, तो स्पर्म जो है ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो किसी तरह स्पर्म और ओवम को नहीं मिलने देना है, मतलब बैरियर रखना है। डिटेल में बात करेंगे। तीसरा जो है आईयूडीएस। आईयूडीएस में देखिएगा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, तो यहां पे लिख देता हूं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब देखो इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब होता है आपको मतलब विद इन, और यूटेराइन मतलब क्या होगा, यूट्रस यानी कि गर्भाशय। तो यूट्रस के अंदर जो डिवाइस को डालते हैं उसी डिवाइस को क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। डिवाइस मतलब होता है यंत्र, है ना। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। चौथा है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल टर्म किसके लिए यूज करते हैं, माउथ। और कॉन्ट्रासेप्टिव बता ही दिया, एक ऐसा एजेंट जो किसको रोकेगा, प्रेगनेंसी को। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में जनरली यूज करते हैं क्या, पिल्स को। पिल्स का मतलब होता है गोली। उसके बाद देखिए इंजेक्टेबल्स। 5वें नंबर पे आपका आएगा इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स में क्या करते हैं, आप टेबलेट फॉर्म नहीं लेके इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, या उसको कहते हैं इम्प्लांट्स। तो इसमें देखिएगा इम्प्लांट्स को क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। ऑलराइट। और 6ठे नंबर पे लास्ट उपाय है, आपने बहुत सुन रखा होगा, नसबंदी के नाम से ये फेमस है। तो टेक्निकल टर्म देख लो, सर्जिकल मेथड, मतलब सर्जरी करके इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, नसबंदी कर देते हैं। तो मेल और फीमेल किसी को भी कर सकते हो, कैसे करेंगे उसका डिटेल बात करेंगे। तो आई होप कि ये 6 जो है मेथड आपको समझ में आ गया। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसा होगा। तो पहला देखिए नेचुरल मेथड, ध्यान रखिएगा व्हाइट बोर्ड पे। नेचुरल मेथड में 3 इंपॉर्टेंट लाइन लिखता है। एक है आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, तो देख लो यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में, क्या होता है। तो मान लो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, तो ये है आपका MC। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, एक से आपका एक फर्स्ट डे है, तो मान लो कि यहाँ फर्स्ट है और यहाँ कितना है 28 डेज। तो 10 से 16 यहाँ याद रखना कितना, 10 to 17, 17 डेज ये डेज होता है। इसमें आपको जो है एवॉइड करना पड़ेगा, क्या, एवॉइड इंटरकोर्स। इंटरकोर्स जिसको क्या कहते हैं, क्वाइटस। मतलब अगर आप कपल हैं तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 10वें से लेकर 17वें दिन के बीच में जो है आप सेक्सुअली इंडल्ज नहीं हो, मेल फीमेल जो है कांटेक्ट में ना आए बिना प्रोटेक्शन के, है ना। तो आप पहले ज़माने में क्या था, जब ये सब चीज़ें इतना डेवलप नहीं थी ये सब मेथड, तो उसमें क्या करते थे कि इंटरकोर्स को अवॉइड कर देते थे 10 से 17वें दिन। तो यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर 10 से 17 दिन तो चलो अवॉइड कर दिया, तो 10 से 17 दिन के बाद सेफ रहता है लेकिन 100% गारंटी नहीं, लेकिन मैक्सिमम चांसेज है कि वहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कंसीव नहीं करेगी। तो 17 दिन के बाद भी कंसीव नहीं होगा और इससे पहले भी जो है आप देखोगे कंसीव नहीं होगा। 10 से 17 दिन जो होता है उसको उस पर जो है कंसीव होने के चांसेज होते हैं, जिसमें मैक्सिमम कब होता है, तो 14 डे पे। ओवुलेशन जो है पिक लेवल पे कब रहता है, तो आपको ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, 14th डे। तो वो तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मैंने
ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो पहले ज़माने में जब ये सब चीज़ें डेवलप नहीं थी तो पहले ज़माने के जो लोग थे वो इसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को स्टडी करके अपना क्या करते थे, एक दूसरे से संबंध बनाते थे और उसके हिसाब से देखेंगे तो संबंध तो बनता था लेकिन वो कंसीव नहीं होता था। तो ये पूरा हो गया। दूसरा देखिए क्वाइटस इंटरप्टस, और जिसको विथड्रॉल कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो क्वाइटस का मतलब अभी क्या बताया, सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के साथ क्या होगा, सेक्सुअली कनेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको इंटरप्टस करना है, इंटरप्ट करना है या विथड्रॉल करना है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, जब मेल का इजैकुलेट होने वाला होगा, मतलब पेनिस से क्या है, स्पर्म निकलने वाला होगा वेजाइना में, तो पेनिस को क्या करना है, वेजाइना से खींच लेना है, स्पर्म को बाहर निकालना है। तो इसका मतलब हो गया कि जब स्पर्म बाहर आ गया, विथड्रॉ कर लिया आपने, तो यहाँ भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन या जो कंसीव के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि स्पर्म गया ही नहीं वेजाइना में, तो क्या होगा, वेजाइना के थ्रू गया ही नहीं। तीसरा है आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। आप एनसीईआरटी सामने रखो और उसको पढ़ते रहो। तो लैक्टेशन एमेनोरिया किसको कहते हैं, तो क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी या पार्चुरेशन के बाद इंटेंस लैक्टेशन होता है, यानी कि फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग होता है। कोई माता जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही है ना, अपने शिशु को दूध पिला रही है, नवजात शिशु को, और ये जो है कंटिन्यूअस हो रहा है, उनको डब्बे पे शिफ्ट नहीं किया गया है। तो इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट हो जाता है क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है। तो अप टू 6 मंथ तक देखेंगे प्राय जो है जनरली एब्सेंट रहता है, कौन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इस केस में भी क्या होता है, ये भी आपको आ जाएगा किसमें, नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड में। तो 6 महीने तक जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो इसमें भी कंसीव नहीं होगा आफ्टर पार्चुरेशन। लेकिन देखेंगे फेल्योर रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है, ये एनसीईआरटी लाइन भी लिखता है। चलिए, तो दूसरा बात करते हैं, आपका है बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड क्या है, तो आपने पुलिस चौकी या बैरिकेड देखा होगा कि कोई भी बाइक से आप जाते हो या कार से रोड पे जाते हो, तो बैरिकेड लगा देता है, चेक, मतलब आपको बैरियर लगा देना है। बैरियर किसी तरीके से स्पर्म को नहीं जाने देना है, किसमें, यूट्रस के अंदर या वेजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू, ताकि वहाँ पे क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो। तो बैरियर मेथड्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है, तो पूरी दुनिया में यूज़ होता है क्या, कॉन्डम। शुरुआत के दिनों में निरोध के नाम से कैंपेन बहुत फेमस था, तो कॉन्डम, तो इसमें यूज़ क्या करेंगे, कॉन्डम। तो कॉन्डम आ जाएगा। दूसरा है आपका डायफ्राम, उसके बाद सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स भी होता है, उसके बाद स्पर्मिसिडल जेलीज भी होता है, क्रीम भी होता है, फोम भी होता है। बता रहा हूँ इसको क्या होता है। तो कॉन्डम्स बेसिकली किसके बने होते हैं, रबर के या लेटेक्स मटेरियल का बना होता है। कॉन्डम से फायदा क्या है, तो कॉन्डम से फायदा है कि एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी आपको जो है नहीं होगा, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में नहीं फैलेगा। जैसे आपका एड्स हो गया, आप देखेंगे हेपेटाइटिस भी हो जाता है, उसके बाद आप देखेंगे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, तो ये सब जो है प्रिवेंट हो जाएगा। दूसरी बात ये भी याद रखना है कि हम लोग के दिमाग में ये बैठा है कि सिर्फ मेल का कॉन्डम आता है, ऐसा नहीं, फीमेल का भी कॉन्डम आता है। तो मेल का कॉन्डम पेनिस के ऊपर पुट करेंगे, मान लो ये पेनिस है तो उसके ऊपर ये प्लास्टिक का पुट कर देंगे। और फीमेल के केस में क्या होता है, वेजाइना को कवर करते हैं या सर्विकल केनाल को जो है उसको गैप करते हैं, सर्विक्स को गैप को जो है वो फिल कर देते हैं कॉन्डम को, और उसको जो है यूज़ करते हैं। इसमें प्राइवेसी मेंटेन रहता है, क्योंकि इसमें आप खुद ही कर सकते हो, इसमें कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, नर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेथड काफ़ी अच्छा है। अब दूसरा देखिए, ये डायफ्राम भी क्या होता है, ये भी बना होता है किसके, रबर के, और सर्विकल कैप्स, मतलब सर्वाइकल के ऊपर कैप लगा देते। सबका मैं चित्र अटैच कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। स्पर्मिसिडल जेलीज, क्रीम और फोम। अब इसको क्यों लगाया जाता है, स्पर्मिसिडल, सिडल टर्म यूज होता है बायोलॉजी में किलिंग के लिए, तो स्पर्म को किल करना है। तो ये जो कॉन्डम यूज हो रहा है ना, तो उसके साथ इसको लगा देते हैं, क्रीम को, फोम को, ताकि जो है वो तो काम करे ही करे, कौन, जो आपने लगाया है कॉन्डम, साथ ही साथ ये किल कर दे किसको, स्पर्म को। उसके बाद देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी को ये बढ़ा देगा, जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी है उसको बढ़ा देगा, कौन, स्पर्मिसिडल। उसके बाद है जेलीज, क्रीम, फोम्स। अब सबसे अच्छा कैटेगरी है आपका, देखो आईओडीएस। आईओडीएस जो है आइडियल हो सकता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होता है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इसका एफिकेसी बहुत अच्छा है। तो पहले नंबर पे है आपका नॉन मेडिकेटेड, यानी कि इसमें मेडिसिन नहीं होगा, नॉन मेडिकेटेड। इसका एग्जाम्पल है लिप्स, लूप। दूसरा है आपका कॉपर रिलीजिंग, और तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग। तो नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये आप देखोगे ये रिटार्ड कर देता है स्पर्म के मोटिलिटी को। तो स्पर्म जो मूव करेगा ना, उसके मोटिलिटी को क्या करेगा, रिटार्ड कर देगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, लिप्स लूप, है ना। सबको मैं अटैच कर देता हूँ 1 by 1 पिक्चर। दूसरा है आपका कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी का नाम सुना होगा, कॉपर 7 का, और मल्टीलोड 375, ये इसके एग्जाम्पल है। तो कॉपर आयन इसको लगाएंगे ना, तो कॉपर आयन जो है रिलीज होगा, तो वो क्या करेगा, सप्रेस कर देगा किसका, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को।
उसको क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, तो उसको होने ही नहीं देगा, मतलब उसको दबा के रखेगा। और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो स्पर्म है उसको भी क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। तीसरा है आपका हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में आएगा प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद रखेंगे। LNG-20 के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन 1 पूछा जाता है। तो इस केस में क्या होगा, हार्मोन रिलीजिंग में भी क्या होगा, तो इसमें क्या करते हैं, यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं, जो यूट्रस का एनवायरनमेंट है ना उसको अनसुटेबल कर देते हैं, और जो सर्विकल म्यूकस होता है उसको भी क्या कर देते हैं, थिक कर देते हैं। तो स्पर्म की जो है एंट्री ही नहीं हो पाएगी, यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म का जो है एंट्री ही नहीं हो पाएगा, किसमें, LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट में। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है IUDs। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को देखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें पिल्स गोली के रूप में यूज़ करते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन को सिंगल भी ले सकते हैं या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। डेली लेना पड़ता है फॉर 21 डेज, है ना, विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो देखिए यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन का है, तो मान लीजिए 2, 3, 4, 5, इस फर्स्ट 5 डेज में आपको कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या है, लगातार 21 दिन तक लेना पड़ेगा। फिर 7 दिन का आप गैप दे सकते हैं, और 7 दिन के बाद सेम पैटर्न जो है आपको रिपीट करना है ना। तो ये क्या करता है, इम्प्लांटेशन और ओवुलेशन को रोकता है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, इसको याद रखिएगा। और सहेली काफ़ी फेमस था, वंस इन अ वीक, मतलब हफ्ते में एक बार लेना था। इसको डेवलप किया था CDRI, याद रखिएगा इस ऑर्गेनाइजेशन को, CDRI क्या है आपका, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, लखनऊ। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। और ये नॉन मेडिकेटेड है, क्या है ये भी याद रखेंगे, ये नॉन एस्टेरॉयडल है, नॉन एस्टेरॉयडल, मेडिकेटेड नहीं कह सकते इसको, क्या कहें, मेडिसिन तो है, एस्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, मतलब इसमें एस्टेरॉयड नहीं, प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन नहीं, इसलिए साइड इफेक्ट भी लेस है और इफिकेसी बहुत तगड़ा है। इंडियन ब्रांड है ये, इंडियन डेवलपमेंट है, इंडियन रिसर्च मॉलिक्यूल है। कौन सा, आपका सहेली। ओके, तो सहेली जो है वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार लेने वाला जो है टैबलेट है ना, गोली। उसके बाद देखिए इंजेक्टेबल्स में क्या करते हैं, इंजेक्शन या इम्प्लांट्स को यूज करते हैं। इम्प्लांट्स नहीं समझ में आता तो देखो इम्प्लांट्स क्या करते हैं, इंजेक्शन तो आपने इंजेक्शन दे दिया, अब इम्प्लांट्स में क्या करते हैं, जो स्किन के अंदर जो है पैचेज को डाल देते हैं, और वहां से सस्टेन रिलीज होते रहता है, किसका, प्रोजेस्ट्रॉन वाला है तो प्रोजेस्ट्रॉन का, और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन वाला कॉम्बिनेशन है तो उससे रिलीज होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, इम्प्लांटेशन एंड ओवुलेशन को रोकेगा, जो था पिल्स का उसका जो है सेम है। अब लास्ट मेथड है आपका जो 6 नंबर पे रखा है, सर्जिकल मेथड, जिसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, जिसको नहीं कहते ऑपरेशन हुआ है, फीमेल नहीं कहती बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मतलब इसके बाद बच्चे को नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो इसी की बात करती है। मेल के केस में इसको कहते हैं वेसेक्टोमी। तो जो आपका स्क्रॉटम है, जो टेस्टिस है ना, उसमें जो है एक नली है जहाँ पे कहते हैं वास डिफरेंस, उसको क्या करते हैं, कट करके टाइड अप कर देते हैं, बांध देते हैं। NCERT देखो, मैं चित्र भी लगा देता हूँ, आप NCERT देखो वहाँ पे लिखा हुआ। तो इस केस में आपको ट्यूब कौन सा याद रखना है, वास डिफरेंस, इसी को कट करते हैं और उसको फोल्ड करके बांध देते हैं, उसको क्या कहते हैं आपको, वेसेक्टोमी, या उसको रिमूव भी कर सकते हो। फीमेल के केस में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइड अप कर देते हैं, या उसको कह दो कि रिमूव कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, इस नसबंदी होने के कारण, ये मेल में काफ़ी बहुत चर्चा में रहता है नसबंदी, इसलिए मैं बार बार टर्म को यूज़ कर रहा हूँ। इसके कारण देखोगे तो ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब रिवर्सिबल होना जो है मुश्किल हो जाता है, कि एक बार काट दिया, मान लो कि फिर आपको मन करता है नहीं कि संतान की प्राप्ति होनी चाहिए, तो इस केस में नहीं कर सकते आप। यहाँ पे जो है ना, एक बार कट कर दिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उसको बैक करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा रहा कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट, और इसमें मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को बता दिया। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।